जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 4th सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जिसका सिलेबस है हिंदी अनुवाद। सभी क्लासेस इसकी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर देखने से आपको यह लाभ होता है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी बातों का आपको पता चलता है। साथ ही साथ जो किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं उनमें से कई प्रश्न, लगभग 20-25 प्रश्न आपके भी कॉलेज में जब एग्ज़ाम होगा उसमें देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं, क्योंकि वही प्रश्न जो है यूनिवर्सिटीज़ घुमा घुमा कर पूछती हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप अच्छे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जितनी भी क्लासेस कराई जाती हैं सबके नोट्स चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी सिद्धांत की रूपरेखा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। हिंदी जो अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा है उसके ग्रंथ के रचनाकार कौन है। उसके रचनाकार हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग किसकी रचना है। अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग जो रचना है वह किसकी है, कैलाश चंद्र भाटिया जी की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी। राजभाषा आयोग की स्थापना जो है 1955 में हुई थी। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, अनुवाद के संशोधन हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। अनुवाद का अगर संशोधन किया जाए उसके लिए प्रयोग होता है पुनरीक्षण शब्द। अगला प्रश्न हम पांचवा शब्द देखेंगे, कैशियर के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। कैशियर के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वह है रोकड़िया। छठा प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्दावली जो है वह सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। अगला प्रश्न हम सातवां प्रश्न देखेंगे, हिंदी शब्द सागर का परिवर्धित संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित है। जो हिंदी शब्द सागर है उसका परिवर्धित संस्करण है उसके कितने खंड प्रकाशित हुए हैं, तो कुल मिलाकर उसके 11 खंड प्रकाशित हुए हैं। नौवां प्रश्न है, अनुवाद के विविध आयाम पुस्तक के लेखक कौन है। अनुवाद के विविध आयाम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, वो उसके लेखक हैं प्रोफेसर पूरन चंद्र टंडन। नौवां प्रश्न हम देखेंगे, उपन्यास तथा कहानी का अनुवाद क्या कहलाता है। उपन्यास और कहानी जो है उसका अनुवाद जो है क्या कहलाता है। उसका अनुवाद जो है वह कथानुवाद कहलाता है। अगला प्रश्न हम 10वां प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में विज्ञापन किस भाषा में कर सकते हैं या किया जाता है। तो जो प्राचीन काल था उसमें विज्ञापन जो है किस भाषा में होता था, उसमें जनता द्वारा समझने योग्य भाषा में होता था। अगला प्रश्न 11वां है, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद क्या है। ऊँट के मुंह में जीरा का है ए ड्रॉप इन द ओशियन, इसका अनुवाद। 12वां प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। 13वां प्रश्न हम देखेंगे, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, किसका कथन है। यह किसका कथन है, यह डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न 14वां देखेंगे, अनुवाद शब्द किस धातु से बना हुआ है। अनुवाद शब्द जो है वध धातु से बना हुआ है। 15वां प्रश्न है, ही राइट्स अ लेटर टू हिज मदर, वाक्य का हिंदी रूपांतर क्या है। इसका हिंदी रूपांतर जो है वह अपनी माता को पत्र लिखता है हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 16वां प्रश्न है, मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद क्या है। मेमोरेंडम का हिंदी अनुवाद जो होता है वह ज्ञापन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतर करना अनुवाद है, यह किसका कथन है, किस विद्वान ने इसे कहा था। तो इसको कहा था जो है दंगल झाल्टे जी ने कहा था। अगला प्रश्न 18वां है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वह बेंगलुरु में उपस्थित है। अगला प्रश्न है 19वां, भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद की प्रक्रिया के कितने चरण माने हैं। भोलानाथ तिवारी जी ने कुल मिलाकर 4 चरण माने हुए हैं। 20वां प्रश्न है, प्रोसेस शब्द का हिंदी पर्याय है। प्रोसेस शब्द का हिंदी पर्याय जो है वह होता है प्रक्रिया। 21वां प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान जो है वह उपन्यास विधा की रचना
है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 22वां प्रश्न, अटॉर्नी जनरल का हिंदी पर्याय क्या है? अटॉर्नी जनरल का हिंदी पर्याय हो जाएगा महान्यायवादी। 23वां प्रश्न है, ऑडिटर के लिए सही शब्द प्रयुक्त है? ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर के लिए सही शब्द हो जाएगा लेखा परीक्षक। 24वां प्रश्न है, कमीशन का हिंदी पर्याय है? कमीशन का हिंदी पर्याय जो है वह आयोग हो जाता है। 25वां प्रश्न है, एनुअल का हिंदी पर्याय है? एनुअल का हिंदी पर्याय जो है वार्षिक होता है। 26वां प्रश्न है, ट्री ऑफ नॉलेज का हिंदी पर्याय क्या होता है? ज्ञान का वृक्ष होता है, ज्ञान वृक्ष होता है। 27वां प्रश्न है, घासीराम कोतवाल नाटक की मूल भाषा है? घासीराम कोतवाल नाटक जो है उसकी मूल भाषा कौन सी है? मराठी। 28वां प्रश्न है, काव्यदर्श के रचनाकार हैं? काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? आचार्य भामा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 29वां प्रश्न, स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत अनुवाद को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शब्दानुवाद। 30वां प्रश्न देखेंगे, संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं? संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? प्रतीक, भाषा, मूल्य, सभी जो हैं वह संस्कृति के मूल महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह कथन किसने कहा था? यह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा था। अगला प्रश्न 32वां हम देखेंगे, खालिक बारी के रचनाकार हैं? खालिक बारी जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो खालिक बारी के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। 33वां प्रश्न हम देखेंगे, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो प्रदान की गई इसे सन 1949 में। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का साधन है? अनुवाद का साधन कौन है? तो वह है कोश, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर, सभी जो हैं अनुवाद के साधन के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 35वां प्रश्न, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 1961 में किया गया था। 36वां प्रश्न है, अनुवाद से भाषा का होता है? अनुवाद से भाषा का क्या होता है? संस्कार होता है। 37वां प्रश्न है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है? वह भाषा स्रोत भाषा कहलाती है। 38वां प्रश्न देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार फंड के लिए हिंदी शब्द है? फंड के लिए हिंदी शब्द क्या हो जाता है? निधि। 39वां प्रश्न देखेंगे, टॉलस्टॉय के उपन्यास वॉर एंड पीस का हिंदी अनुवाद किस नाम से है? तो इसका हिंदी अनुवाद युद्ध और शांति नाम से है। 40वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का टाइपिंग फॉन्ट है? तो वह है कृतिदेव। अगला प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? हिंदी का क्षेत्र जो है वह साहित्य का क्षेत्र, पर्यटन का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, सभी क्षेत्र जो है वह अनुवाद का क्षेत्र है। 42वां प्रश्न है, भारत संघ की संविधान स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? वह है हिंदी। 43वां प्रश्न है, निम्न में से अनुवाद की प्रक्रिया का सोपान कौन नहीं है? इसमें से कौन सा है जो प्रक्रिया का सोपान नहीं है? वह है धारण। 44वां प्रश्न है, एडहॉक शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? एडहॉक शब्द का हिंदी पर्याय जो है वह होता है तदर्थ। अगला प्रश्न हम 45वां देखेंगे, ट्रेजरी शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? ट्रेजरी शब्द का हिंदी पर्याय कोषागार है। 46वां प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर कोश ग्रंथ के संपादक थे? हिंदी शब्द सागर कोश ग्रंथ के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 47 नंबर, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो यह 343 से 351 तक दिए गए हैं। 48वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है? भाषा नित्य परिवर्तनशील है, यह विशेषता नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यह विशेषता है। भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, यह सभी भाषा की विशेषताएं हैं, लेकिन भाषा नित्य परिवर्तनशील है, उसकी कोई भी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए पाणिनि ने इसे किस धातु से जोड़ा है? तो पाणिनि ने इसे किससे जोड़ा है? भांस धातु से जोड़ा हुआ है। 50वां प्रश्न देखेंगे, भारत में मशीनी अनुवाद का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में मशीनी अनुवाद का प्रारंभ जो है 1987 ईस्वी में हुआ। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार लिप्यंतरण से संबंधित नहीं है?
कोडिंग जो है वह लिप्यंतरण से संबंधित नहीं है। ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण संबंधित है। मार्फोलॉजिकल लिप्यंतरण, भाषांतर, ये सभी लिप्यंतरण से संबंधित है, परंतु कोडिंग जो है वह लिप्यंतरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक ही भाषा के दो भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद को क्या कहा जाता है? एक ही भाषा के भिन्न दो प्रतीकों के मध्य जो अनुवाद होता है वह कहलाता है भाषा अंतरण अर्थात भाषांतरण। अगला प्रश्न हम देखेंगे 53 नंबर प्रश्न, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन जो है 1971 में किया गया था। 54 नंबर प्रश्न है, दुर्लभ बंधु किस रचना का अनुवाद है? दुर्लभ बंधु जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। अगला प्रश्न हम 55 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन मशीनी अनुवाद की प्रणाली नहीं है? मशीनी अनुवाद की प्रणाली जो है वह भाषा संसाधन प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश विद्वान कैटफोर्ड ने किस अनुवाद सिद्धांत की स्थापना की हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंडरसाइंड शब्द का अनुवाद है। अंडरसाइंड शब्द का अनुवाद क्या कहा होता है? वह होता है अधो हस्ताक्षरी। 58 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश के लिए कौन सा शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त नहीं होता है? शब्दकोश के लिए जो है वह डेरिवेशन शब्द जो है वह प्रयुक्त नहीं होता है। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, थिसॉरस के लिए किस शब्द का व्यवहार किया जाता है? थिसॉरस के लिए जो है वह समांतर कोश शब्द का व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 59 नंबर के बाद हमारा आया 60 नंबर, अनुपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अनुपसर्ग का अर्थ होता है बाद में या पीछे। अगला प्रश्न हम 61 नंबर देखेंगे, पुनरीक्षक का कार्य है। पुनरीक्षक का कार्य क्या है? अनुवादन का संपादन करना, अनुवाद का मूल्यांकन करना, अनुवाद की त्रुटियों में सुधार करना, अर्थात उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मशीनी अनुवाद की प्रणाली नहीं है? मशीनी अनुवाद की प्रणाली जो है वह पाठ आधारित प्रणाली नहीं है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या मशीनी अनुवाद प्रक्रिया का चरण नहीं है? इसमें से क्या जो है मशीनी अनुवाद प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो वह है संप्रेषण। अगला प्रश्न हम 64 नंबर देखेंगे, वे शब्द जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं पारिभाषिक शब्द। अगला प्रश्न 65 नंबर है, अनुवाद प्रक्रिया में पुनर्गठन की भाषा होती है। पुनर्गठन की क्या भाषा होती है? वह होती है लक्ष्य भाषा। 66 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 सितंबर को। अगला प्रश्न हम 67 नंबर देखेंगे, अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है, कथन किसका है? यह कथन किसका है कि अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है? यह कहा था डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने। 68 नंबर प्रश्न है, अनुवाद करते समय स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है, उपरोक्त तथ्य निम्न में से किससे संबंधित है या संबंधित है? अनुवाद के व्यापक स्वरूप से। 69 नंबर प्रश्न है, एक अच्छे शब्दकोश की विशेषता नहीं है। अच्छे शब्दकोश की विशेषता जो है वह विभाजन नहीं होती। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी विश्वकोश किसके द्वारा संपादित किया गया? हिंदी शब्दकोश जो है वह डॉक्टर नगेंद्र नाथ बसु के द्वारा संपादित किया गया। 71 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। सूचना परक तथा तथ्य परक अनुवाद मुख्यतः किया जाता है, तो यह किया जाता है कथा साहित्य का। अगला प्रश्न हम देखेंगे 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न है हमारा, अनुवाद का कौन सा रूप मौखिक होता है? तो कौन सा रूप मौखिक होता है? वह होता है आशु अनुवाद। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? अनुवाद का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? भावानुवाद। इसके बाद हमारा प्रश्न है 75 नंबर, आपका जब भी पेपर हो जाए किसी भी यूनिवर्सिटी को हैं आप टेलीग्राम चैनल पर अपना पेपर भेज दिया करिए, जिससे उसे सॉल्व करा दिया जाए। जैसे आपका लाभ इस मॉडल पेपर से हुआ है, वैसे आपके मॉडल पेपर से किसी अन्य कॉलेज का, अन्य यूनिवर्सिटी जिसका पेपर नहीं हुआ उसका लाभ हो सकता है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुवाद का क्षेत्र है? इनमें से कौन सा अनुवाद का क्षेत्र है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, जनसार सभी जो हैं वह अनुवाद के क्षेत्र हैं। इस प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी यह वीडियो समाप्त होती है। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य सभी जो मॉडल पेपर कराए गए हैं वह भी आप देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है
तो जो हमने पूरा सिलेबस सब्जेक्टिव के लिए कराया है वह भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब सब्जेक्टिव हर एक टॉपिक को आप क्लियर किए रहेंगे तो आप हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने के सक्षम रहेंगे, इसलिए वह भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए।